नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि पिछले 6 सालों में किसी भी चयन प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली, अव्यवस्था, अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। विपक्षी दलों का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट आदि में चुनौती देने वाले ये लोग हैं, तो भर्ती में कुछ ये लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं। हमने उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। आप भी सुने। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के क्रम में एक टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर हो। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी आज यहां पर आए हैं, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की टिफिन बैठक अलग को हो और उसमें सांसद जी उसमें भी जाएं। सांसद जी को तो 5 विधानसभाओं में जाना चाहिए। 5 विधानसभाओं की अलग अलग दिन रखें, अलग अलग समय रखें, कुछ दिन में रखें, कोई रात्रि को रखें, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेके जाना है। ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो वास्तव में एक आम कार्यकर्ता के बीच में हम लोग वह भी किसी के सामने कह सकता कि नहीं, हमारी पार्टी तो अन्य लोगों से अलग है, हम लोग अपने अनुसार विचारधारा के अनुरूप पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, और ये उसी का हिस्सा बना, वो उसी का हिस्सा है। विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो, या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते, और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास का जो भाव है, वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा, और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सब के द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं, वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रश्न काफी बढ़ा है,
जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को नैमिषारण्य धाम में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा की। अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। आप भी सुने। ऐसे पवित्र स्थान पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का ये शिविर का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर, इस तीर्थ स्थान पर मैं कई मौकों पर कई बार आया हूँ। और इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक की याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा मैं कि असुर वही जो अत्याचार करें। क्या डिप्टी सीएम आपके जवाबों को देने से नहीं भाग रहे? क्या डिप्टी सीएम कानून व्यवस्था पे भैया भैया कहकर के नहीं भाग रहे? सोचिए, ये हालत है। और जिस इन्वेस्टमेंट को लाने का वादा किया था, क्या वो इन्वेस्टमेंट आ गया? हमारे पास बगल में रामपाल जी हैं, दूसरी तरफ हमारे दूसरे गुप्ता जी, अनूप गुप्ता, दोनों विधायक रहे। नैमिषारण्य में जो विकास आपको दिखाई दे रहा है, क्या इन लोगों के सहयोग के बिना संभव था? यहाँ पे बिजली हो, सड़क हो, पुल हो, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। आप किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, किसी मंदिर के पुजारी से पूछ लो, किसने काम किया। और जो सोचो, ऐसे स्थान पर हमारे मुख्यमंत्री जी जो वादा करके जाएं, वो वादा ना पूरा हो तो भगवान बताओ उन्हें कौन सी सजा दे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून यानी कि आपको बताते चले कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन करने जा रही है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के सिर पर चोर दरवाजे से काला अध्यादेश थोप दिया है। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के कोने कोने से लोग रामलीला मैदान में महारैली में शामिल होने के लिए आएंगे। रैली में शामिल होने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए रामलीला मैदान में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक समेत पार्टी के कई विधायक और नेता रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। लोगों को गर्मी से दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे पंडाल में कूलर और पंखे भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने डंके के चोट पर ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, उन कामों को रोकने के लिए हर षड्यंत्र किया गया। तो जनता के पास एक ही अधिकार है कि इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाई जाए। आम आदमी पार्टी अदालत के अंदर इस लड़ाई को लड़ रही है, जनता की दिल्ली के सम्मान की लड़ाई। पूरे देश भर में जितनी पार्टियां हैं, राज्यसभा के अंदर उनके समर्थन के लिए आप देख रहे होंगे रोजाना मुख्यमंत्री जी अलग अलग पार्टियों के नेताओं से देश भर में मिल रहे हैं। और सड़क पर 11 तारीख से रामलीला मैदान से
इसी रामलीला मैदान से सड़क पर आंदोलन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जी ने एक ही निर्णय लिया है, दिल्ली के लोगों ने अगर उनको ये बागडोर सौंपी है तो दिल्ली वालों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, वोट के अधिकार के लिए, उनके काम की गारंटी के लिए सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आयोजित सभा में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। आगे कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय आदिवासियों की ही याद आती है, जबकि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है। लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका में घुसाया, तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है। तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक पूर्ण प्रकाश और राजेश चौधरी और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मथुरा की 58 एएनएमओ को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो वहीं नियुक्ति पत्र पाकर एएनएम बड़ी खुश दिखाई दी। जी की ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है नौजवानों के लिए। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। पढ़ लिख करके आपने देखा होगा हमारे नौजवान भाई घूमते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, पर योगी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। पूरी पार्टी ये संविदा पे कार्यरत थी चिंगुरपुरा में, और अभी इनका परमानेंट का अभी लेटर इशू उनको हो गया है, तो इसकी बहुत खुशी हम सबको है। और काफ़ी टाइम बाद काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ इनकी जहाँ पे भी हमको आज बहुत खुशी है कि सीएम योगी आ रहा इतना सराहनीय काम किया गया है। एएनएम कार्यकर्ता को चयन मिला है और हम नीमगांव से हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मेरे घरवाले का नाम। भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सीनियर पार्षद शाबिस्ता जकी पर गुरुवार देर रात 2 युवकों ने बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। घर के सामने कार पार्किंग की जगह को लेकर यह विवाद हुआ था। हमले में जकी के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष आसिफ जकी को भी चोटें आई हैं। दोनों को चिरायु अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं घर पे था, वो अपने बेटों के साथ बैठा हुआ था। बाहर से एक लड़का दौड़ा आया, उसने बताया कि बाजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो देखने के लिए पहुंचा तो लोग थाने पहुंच गए थे। थाने में गाली गलौज चल रही थी। आतंकवादी हमारे घर के पास रहता है, एक आतंकवादी पीएफआई के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। वो बीजेपी का समर्थक और उसका बाप बीजेपी पार्टी के अंदर है और बीजेपी का ऑफिस उसने हम लोगों की तरफ खोला। पार्किंग भी नहीं करने देता किसी को। और सीएम हाउस के अंदर उसका बाप नौकरी करता है महमूद, और उसने पैसे देकर अभी पुलिस को पैसे देकर और कहां जुगाड़ लगाकर अपने लड़के को पीएफआई के केस से हटाया और उन लोग भी पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रहे हैं। आतंकवादी हमारे घर के पास। थाना श्यामला अंतर्गत एक संपत्ति है जिसको एक पक्ष ने क्रय कर लिया है, और जिस पक्ष ने क्रय किया है उनका ऐसा कहना है कि उस संपत्ति को ये दूसरा पक्ष है आसिफ जकी, ये भी क्रय करना चाह रहे थे। जो संपत्ति स्थित है उसके सामने मैं
गाड़ियां की पार्किंग बनी हुई है और ये गाड़ियां खड़ी करते हैं आसिफ जकी और इनके परिवार की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उसी को लेके कल रात में विवाद हुआ है और एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट पे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए एक तरफ जहां विपक्ष पर जोरदार हमला बोला तो वहीं धर्मांतरण के मामले पर ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। आप भी सुने। ऐसा वो पहले कई बार बोल चुके हैं और मैंने भी कई बार कहा है कि पिछले 35 साल में 30 साल पहले विधायक बने थे और 15 बार चुनाव लड़ चुके और हर चुनाव में जमानत जब्त हुई है। जो जमानत जब्ती है वो लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात करते हैं। ये लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है। अब ये ओवैसी जी लोगों को एक आईएएस से और पढ़े लिखे लोगों की बातों को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है पर ये करेंगे नहीं। अगर कर ले तो शायद इनके जाले कुछ साफ हो जाए। जितने आदिवासी हितैषी हैं कमलनाथ जी उतने हितैषी कभी हो नहीं सकते। इन्होंने शिवभान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री बनने दिया कमलनाथ जी की पार्टी ने। इन्होंने दलवीर सिंह के साथ उपेक्षा का भाव अपनाया। इन्होंने जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उमंग सिंगार जी की क्या हालत की। ये सारे आदिवासियों को मालूम है चारों तरफ के। अब ये कोई भी स्वांग कर सकते हैं आदिवासियों में जाके, वो विश्वास करेंगे ही नहीं। और ताजा परिणाम आप देख लें नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और विधानसभाओं के। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की। न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गुंडा और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि सपा ने कभी गुंडों को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन बीजेपी में इस समय गुंडे और अपराधी भरे पड़े हैं। ज्यादातर अपराधी बीजेपी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है, पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहाँ? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखी है आपने। इस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मौन क्यों है? कहीं मौन नहीं, समाजवादी पार्टी मौन नहीं है। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए तो कार्यकर्ताओं को अभी तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से सरकार विफल है। नाबालिग पहलवान के पिता की झूठी शिकायत की बात कबूलने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया। पिता ने कहा कि उन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ
यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। ब्रिजभूषण जी, एक सवाल और 11 तारीख को एक रैली है, बीजेपी का महासंपर्क अभियान की एक बड़ी रैली होगी, उसमें तो आप पार्ट लेंगे सर? 5 की कैंसिल हुई? नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।